हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 11 जुलाई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो यह दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो विश्व स्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है 7 जुलाई को। स्वाहिली भाषा अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देशों में बोली जाती है, तो स्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है 7 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2024 में 6 जुलाई को मनाया गया है, क्योंकि जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है 3 जुलाई को। तो यह दिवस भी आप नोट कर सकते हैं। तो हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना 1989 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी की गवर्निंग काउंसिल के द्वारा की गई थी। यानी इस दिवस की स्थापना 1989 में की गई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि जनसंख्या के मुद्दों पर लोगों में जागरूकता बढ़ाना। 2024 की थीम क्या है? लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। तो ये थीम आप जरूर नोट करिएगा। जनसंख्या की बात आई है तो चलिए जनगणना 2011 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के समय की गई थी और देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में की गई थी। इस बात को आप याद रखिएगा। लॉर्ड रिपन के समय देश में नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। जनगणना का महाविभाजक वर्ष कौन कहा जाता है? 1921। और जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है 1951। जनगणना हर 10 साल में आयोजित की जाती है। 2011 में जो जनगणना हुई थी वह देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू प्लॉटेन। कुल जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? 121.08 करोड़। भारत में विश्व का जनसंख्या का भाग कितना है? 17.5%। पुरुष जनसंख्या कितनी है भारत में 2011 के अनुसार? 62.32 करोड़, यानी 51.47%। महिला जनसंख्या कितनी है? 58.75 करोड़, यानी 48.53%। दशकीय वृद्धि दर कितनी हुई है 2011 में? 17.7% की। वार्षिक वृद्धि दर कितनी हुई है? 1.64% की। और कुल साक्षरता कितनी बताई गई है भारत की? 73%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 80.9%। महिला साक्षरता दर कितनी है? 64.6%। भारत का लिंगानुपात कितना बताया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार? 943, यानी 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। जनसंख्या से संबंधित एक प्रमुख संगठन है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यानी UNFPA। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। यह यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। इसका मुख्य कार्य सभी विशेषकर महिलाओं और युवाओं के लिए यौन और प्रजनन अधिकार का विकल्प सुनिश्चित करना। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 144 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। तो इस प्रकार से भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार। और चाइना दूसरे नंबर पर है और चाइना की जनसंख्या बताई गई है 142.5 करोड़। भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें 24% जनसंख्या की जो आयु है वो 0 से 14 वर्ष की आयु है। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लीजिएगा। ये आंकड़े किसने पेश किए हैं? UNFPA ने। सबसे कम आबादी वाले देशों की बात करें तो विश्व में सबसे कम आबादी वाले देश हैं वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे कम आबादी वाला देश है और इसकी जो कुल अनुमानित आबादी बताई गई है 2024 में वो बताई गई है 526, यानी यहां पर इस पूरे देश में 526 लोग रहते हैं। आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी। और जो इटली देश है, इटली देश के अंदर ही कौन सा देश है? वेटिकन सिटी। इस बात को आप याद रखिएगा। वेटिकन सिटी के बाद
प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय देश है जिसका नाम है तुवालू। तो यह दुनिया का दूसरा सबसे कम आबादी वाला देश है। इसके बाद प्रशांत महासागर का ही एक द्वीपीय देश है जिसका नाम है नाउरू, तो ये तीसरे स्थान पर है। तो ये फैक्ट आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है राजस्थान। यानी राजस्थान राज्य ने अभी हाल ही में रोड सेफ्टी के लिए 10 वर्ष के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया है। केरल की बात आई है तो दोस्तों सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा 10 वर्षों के लिए रोड सेफ्टी के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है और इस एक्शन प्लान का जो लक्ष्य है वो है 2030 तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं यानी रोड एक्सीडेंट में 50% की कमी लाना। यानी कि रोड एक्सीडेंट में 50% की कमी लाने के लिए ये एक्शन प्लान तैयार किया गया है। तो यह 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 2025 से 2027 तक होगा, दूसरा चरण 2027 से 2030 तक होगा और तीसरा चरण 2030 से 2033 तक होगा। तो इस प्रकार से ये एक्शन प्लान लागू किया जाएगा। 2024 में प्रथम डिस्कस करते हैं तो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम यानी FTI TTP लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नई दिल्ली में है। भारत का UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? फ्रांस। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहां लगाई गई है? नई दिल्ली में। महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश लागू करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट कौन बना है? सिक्किम। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर ओडिशा में किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी कौन बनी है? रिलायंस जियो। देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहां स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहां शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश के मथुरा में। दोस्तों भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहां की गई है? असम में। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन बना है? जम्मू कश्मीर। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? गोपी थोटाकुरा। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन बना है? धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में है। राजस्थान की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं तो कैपिटल इसकी जयपुर है। गवर्नर हैं कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा जो कि बीजेपी के हैं। विधानसभा की यहां पर 200, राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 25 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो रणथंबोर, सरिस्का, राष्ट्रीय मरु उद्यान, मुकुंदरा हिल्स और केवला देव ये सभी नेशनल पार्क राजस्थान राज्य में है। दोस्तों गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। तो इस पर्वत श्रृंखला का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर यानी कि 5676 फीट। तो ये किस राज्य में है? ये राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के द्वारा 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा पूनम गुप्ता। तो अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग के द्वारा एक 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद बनाई गई है। तो उसकी अध्यक्ष कौन बनाई गई है? पूनम गुप्ता बनाई गई है। सिद्धार्थ मोहंती की बात करें तो यह LIC के अध्यक्ष हैं। सुजाता सोने कौन है? तो यह महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव अभी हाल ही में बनी है। नीना सिंह CISF की पहली महिला महानिदेशक हैं। तो इनको भी आप याद रखिएगा। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी। तो उनके द्वारा अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग के लिए एक 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। इसकी अध्यक्ष बनाई गई हैं पूनम गुप्ता। इसके अलावा अन्य सदस्य हैं DK श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्रा, प्रांजुल भंडारी और राहुल बाजोरिया।
तो इन 4 लोगों को सदस्य बनाया गया है और अध्यक्ष बनी है पूनम गुप्ता। ये जो परिषद बनाई गई है, इसका कार्य है राजकोषीय हस्तांतरण से संबंधित मामलों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपायों की तलाश करना। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत इसकी स्थापना की गई है। इसका काम होता है केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी देखरेख करना। पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। और जो 15वां वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? नंद किशोर सिंह। वित्त आयोग को हर 5 साल में नियुक्त किया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष वित्त आयोग की रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जी के द्वारा वित्त आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसको दोनों सदनों में रखा जाता है, यानी राज्यसभा और लोकसभा में। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक होता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है, लेकिन आपको याद रखना है कि भारत में अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल का उपयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रो विथ द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान बीएसएफ के द्वारा कहां शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा श्रीनगर में। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीएसएफ के द्वारा ग्रो विथ द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो जम्मू, सांबा और कठुआ में ऑपरेशन कामधेनु कुछ समय पहले शुरू किया गया था। लेह में भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। और मुंबई अभी हाल ही में प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर बना है। तो अभी हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के द्वारा एसबीआई के सहयोग से श्रीनगर में बीएसएफ मुख्यालय में ग्रो विथ द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। और इस अभियान का उद्देश्य है वृक्षारोपण के महत्व को बढ़ावा देना। दोस्तों, बात करते हैं बीएसएफ की, तो इसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोला जाता है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। इसका सिद्धांत है जीवन पर्यंत कर्तव्य। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं नितिन अग्रवाल और यह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसकी प्राथमिक भूमिका होती है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा करना। यानी कि पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की रक्षा कौन करता है? बीएसएफ। और बांग्लादेश से लगने वाली सीमा की रक्षा कौन करता है? बीएसएफ। जम्मू कश्मीर करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, जिसका नाम है चिनाब ब्रिज। इसकी ऊंचाई है 359 मीटर की। उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना जम्मू कश्मीर के कठुआ में की गई है। सिखों के विवाह से संबंधित आनंद विवाह अधिनियम अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। किश्तवाड़ के केसर को जीआई टैग मिला है, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तभी महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू कश्मीर। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत जम्मू कश्मीर में की गई थी। आरोपी आतंकवादियों के लिए जीपीएस एंकलेट लॉन्च की गई है जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। और ट्यूलिप गार्डन कहां है? श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाता है, तो उसके लिए प्रधान सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। जयश्री दास वर्मा फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष बनी है। नवीन जिंदल इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। और नवनीत सहगल ये प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी सलाह प्रदान करेंगी। स्वामीनाथन WHO में मुख्य वैज्ञानिक के रूप में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR में वो महानिदेशक के रूप में भी काम कर चुकी हैं। आपको याद रखना है कि भारत सरकार के द्वारा 2025 तक टीबी मुक्त भारत हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया है। बात करते हैं टीबी की यानी क्षय रोग की, तो इसे ट्यूबरक्लोसिस डिजीज बोला जाता है। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण फैलता है। यह एक संक्रामक रोग है और यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह हवा के माध्यम से फैलता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस
मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पंकज अग्रवाल हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। एलिसा दे आंदा माद्राजो FATF के अध्यक्ष बनी हैं। न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी झारखंड के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मसूद पेजकियान ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। और कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। चारुलता एस्कर RBI की कार्यकारी निदेशक बनी हैं। सील नागू पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। BN गंगाधर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। और डिक स्कोप नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली मिस AI यानी मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केन्जा लेली बनी है, उनका संबंध किस देश से है? आंसर हो जाएगा मोरक्को। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जिस प्रकार से मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होती है, जिस प्रकार से मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होती है, इसी प्रकार से अभी हाल ही में मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है, जिसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल हैं उन्होंने हिस्सा लिया था और ये प्रतियोगिता ऑनलाइन आयोजित करवाई गई थी। तो दोस्तों इसमें 1500 से अधिक मॉडल्स ने हिस्सा लिया था और उसमें प्रथम कौन आई हैं? केन्जा लेली। उनका संबंध मोरक्को देश से है, इस बात को आप याद रखिएगा। उन्हें इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए $20,000 की राशि प्रदान की गई है। दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ था जब मिस AI प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सौंदर्य प्रतियोगिताओं की विजेता डिस्कस करते हैं, जैसे एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्ज अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स बनी थी 2024 में। ये 60 साल की उम्र में बनी थी। क्रिस्टीना पिचकोवा मिस वर्ल्ड 2023 बनी है, इनका संबंध चेक रिपब्लिक से है। मिस अमेरिका 2024 मेडिसन मार्स बनी है, जो कि अमेरिकी वायुसेना में अधिकारी भी हैं। मिस अर्थ इंडिया 2023 बनी थी प्रियन सेन, इनका संबंध राजस्थान से है। और मिस डीवा यूनिवर्स 2023 बनी थी श्वेता शारदा, इनका संबंध चंडीगढ़ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरियन 6 रॉकेट किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा एरियन 6 रॉकेट को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो इसरो को अभी हाल ही में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अग्निकुल कॉस्मोस जो कि भारत की एक निजी स्पेस एजेंसी है, तो इसने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन को अभी हाल ही में प्रक्षेपित किया है। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? तो एलन मस्क की कंपनी है। तो इस कंपनी के द्वारा एक बहुत ही हैवी रॉकेट बनाया गया है जिसका नाम है फाल्कन 9। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। तो अभी हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA के द्वारा हैवी लिफ्ट रॉकेट एरियन 6 को लॉन्च किया गया है। यह रॉकेट स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के समान है। फाल्कन 9 को लॉन्च करने का जो खर्च है वो करीब $6.7 करोड़ का है। और एरियन 6 की अगर हम बात करें तो इसको लॉन्च करने का जो खर्च है वो है $10 करोड़ का। तो दोस्तों ये जो रॉकेट है ये हैवी लिफ्ट रॉकेट है, यानी कि ये बहुत अधिक वजन को स्पेस में ले जा सकता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA की बात करें तो इसका गठन हुआ था 30 मई 1975 को। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है। इसके मेंबर हैं 22। दोस्तों अभी हाल ही में यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा मंगल ग्रह पर भारी मात्रा में पानी होने का पता लगाया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो इसरो और विप्रो 3D कंपनी के द्वारा 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। रूस के द्वारा अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया है। पाकिस्तान ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह सेकंड का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया है। स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम फर्स्ट रॉकेट का अभी हाल ही में अनावरण किया है। और चाइना ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है। इसरो ने अभी हाल ही में सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के द्वारा कितने देशों में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं? आंसर हो जाएगा 11 देशों में। तो यूनेस्को के द्वारा 11 देशों में 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व अभी हाल ही में घोषित किए गए हैं। और ये जो नए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं इनका कुल एरिया है 37,400 वर्ग किलोमीटर का। बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में अब 136 देशों में 759 साइटें शामिल हो गई हैं। दोस्तों पहली बार बेल्जियम और गाम्बिया में भी
यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बार बार बात आ रही है बायोस्फीयर रिजर्व की। तो यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां के संपूर्ण जीवन को बचाने का काम किया जाता है। यानी कि जिस क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है उस क्षेत्र में जो जीवन है उसको बचाने का काम किया जाता है। यानी वहां के पेड़ पौधे को बचाने का काम किया जाता है। इसके अलावा वहां के जीव जंतुओं को भी बचाने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, ये जो नए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं यूनेस्को के द्वारा, तो ये उनकी लिस्ट है। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो यूनेस्को ने पहली बार 1971 में बायोस्फीयर रिजर्व के कार्यक्रम की शुरुआत की थी। भारत ने अपना पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था 1986 में, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 11 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? आंसर हो जाएगा ओम बिरला जी। तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। तो वो रूस जाएंगे और 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। आपको याद रखना है कि यह जो आयोजन है यह 11 और 12 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, ओम बिरला जी के साथ राज्यसभा के जो उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, राज्यसभा सदस्य हैं शंभू शरण पटेल, लोकसभा महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा महासचिव हैं पीसी मोदी, ये भी शामिल होंगे इस मीटिंग में। और इसका विषय क्या है, यानी इस मीटिंग का विषय क्या है? तो समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने में सांसदों की भूमिका। ब्रिक्स की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना 2006 में ब्रिक के रूप में की गई थी। यानी शुरुआत में इसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना ही शामिल थे। फिर इसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हो गया। तो इस प्रकार से यह ब्रिक्स बन गया। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के एकातेरिनबर्ग में हुआ था। ब्रिक्स का मुख्यालय संघाई, चाइना में है। ब्रिक्स में वर्तमान में 10 देश शामिल हैं, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं। 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? रूस में। तो अडानी समूह पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया का मुख्य प्रायोजक बना है। एथलीटों का समर्थन करने के लिए देश का गीत एट ओलंपिक अभियान शुरू किया है। दोस्तों, अडानी समूह ने 2016 से विभिन्न खेलों में 28 से अधिक एथलीटों का समर्थन भी किया हुआ है। तो ये फैक्ट भी नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अभी हाल ही में बीपीसीएल ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए प्रधान प्रायोजक के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। यस बैंक पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का आधिकारिक बैंकिंग भागीदार बना है। दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द ए पोस्टल सम्मान किस देश के द्वारा प्रदान किया गया है? रूस। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए अचंता शरद कमल के साथ किसी भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया है? पीवी सिंधु। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश। पीआईबी के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? धीरेन्द्र ओझा। वीडब्ल्यूएफ रीयूनियन ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? थारुन मन्नेपल्ली ने। बौद्धिक संपदा संगठन की रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पेटेंट में भारत किस स्थान पर है? 5वें। HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नादर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है? फ्रांस। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? गौतम गंभीर। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2024 किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं डिस्कस करेंगे, जैसे रॉलेट अधिनियम 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, खिलाफत आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920 और चोरी चोरा कांड 1922, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927, साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928, भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली पर बम विस्फोट 1929 और 1929 में
कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं नोट कर सकते हैं। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि अचंता शरद कमल का संबंध किस खेल से है, तो उनका संबंध टेबल टेनिस से है। आज का क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप पर आपको जून 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें।